नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के दौर में जहां चीफ जस्टिस सरकार को खुश करके राज्यसभा के MP बन जाते हों, देश में गवर्नर बन जाते हों, ऐसे दौर में अदालतों से कहीं ज़्यादा मायने अब जज के हैं कि जज कितना दमदार है, कितना ईमानदार है। और आज ऐसे ही दौर में देश को एक ऐसा जज मिला है जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जो मोदी सरकार के आगे झुकता नहीं और जिसके लिए मोदी से बड़ा देश का कानून है। और इसी जज, जी हाँ, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का केस आया है और देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा या फिर चोर को चोर कहने पर सजा मिलेगी। मेहुल चोकसी और ललित मोदी और तो जो ये नए राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है। कोई राहुल गांधी के सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। Because the Prime Minister is scared of my next speech. देश को लूट के जो चले गए ललित मोदी, नीरव मोदी, उसके खिलाफ बोले। अब दोस्तों, जैसा कि कई लोगों को उम्मीद थी, आज गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई भी रिलीफ नहीं दी, कोई भी रियायत नहीं दी, कोई भी राहत नहीं दी। और जो उन पर मानहानि का मामला था, जी हाँ, हत्या का मामला नहीं, लूट का मामला नहीं, डकैती का मामला नहीं, दंगों का मामला नहीं, भ्रष्टाचार का मामला नहीं, मानहानि का मामला, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को चोर कहने का मामला, उसमें जो 2 साल की ऐतिहासिक सजा हुई, उसमें राहुल गांधी राहत मांग रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उनकी अपील को खारिज कर दिया। और शायद इसीलिए समूचे विपक्ष ने और कांग्रेस ने कहा कि फैसला तो बेमिसाल है। और शायद इसलिए अब सारी की सारी उम्मीदें DY चंद्रचूड़ पर हैं, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा अगर देश की बड़ी ताकतों का जबरदस्त दबाव है, तो क्या इस दबाव के बावजूद किसी को इंसाफ मिल सकता है? आपको क्या लगता है, आप इस वक्त गुजरात में हैं, क्या वाकई वहां पर जो जज है, जो जुडिशरी है, उस पर प्रेशर है? क्या वहां कोई चंद्रचूड़ नहीं है गुजरात में? दुख के साथ कहना पड़ रहा है दीपक भाई कि यहां कोई चंद्रचूड़ नहीं है। यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अब दोस्तों, एक तरफ मोदी के सिस्टम की ताकत है, वो सिस्टम जिसके हाथ में आप कह सकते हैं पूरी नौकरशाही है, जिसके हाथ में पूरी देश की मीडिया है, जिसके हाथ में पूंजीपति हैं, जिसके हाथ में सिस्टम का सारा खेल है। एक तरफ वो ताकत है और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो सड़क पर है। बीच में सुप्रीम कोर्ट अब है, चंद्रचूड़ है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर इस केस में जजमेंट देता है, और जो अब तक हुआ है सूरत के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ओवररूल करता है, ये देखना होगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ की भी अग्नि परीक्षा है। इस पूरे मामले को हम टाइगर के साथ डिकोड करेंगे, एक एक पहलू की तह में जाएंगे और पूरी पिक्चर बेखौफ होके आपके सामने साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिकैप करके जरा पूरा खेल भी समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जी हाँ, क्रोनोलॉजी। अब दोस्तों, विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी को दरअसल फंसाया गया है, उनके खिलाफ एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, सोची समझी साजिश, और इस साजिश का जो खेल हुआ वो टॉप लेवल से हुआ है। और उनको एक बेहद ही मामूली मामले में, एक पॉलिटिकल रैली में उन्होंने चोर को चोर कह दिया था, इस मामले में उनको ऐतिहासिक सज़ा दी गई। ऐसी सज़ा जो मानहानि के मामले में 100 साल में नहीं दी गई, ऐसी सज़ा दे दी। मकसद था राहुल गांधी को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करना, मकसद था लोकसभा से बाहर करना, मकसद था सड़क पर लाना, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें, जो क्रोनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिलसिला शुरू हुआ अप्रैल
2019 से। और तब इलेक्शन का मौसम था, चुनाव का मौसम था। कर्नाटक में एक रैली थी और उसी रैली में जैसे अमूमन एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी, बड़ा ताज़ा मामला था, सुर्खियों में था। नीरव मोदी जो है हजारों करोड़ का घोटाला करके विदेश भाग गए थे, उससे पहले ललित मोदी चले गए थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या मोदी है, नीरव मोदी, ललित मोदी, और फिर मोदी जी का भी नाम ले लिया। उसने कहा ये मोदी सब चोर हैं। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर क्रोनोलॉजी पर आगे बढ़ते हैं, तस्वीर और साफ होगी। 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी और ललित मोदी और देशದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು। अब दोस्तों आपने सुना राहुल गांधी ने तंज किया, जैसे इलेक्शन में लोग तंज करते हैं। कर्नाटक की जनता ताली बजा के पूरे मामले को भूल गई, लेकिन गुजरात में मोदी जी के एक भक्त, एक एमएलए ने उसमें अदालत में जाके पिटीशन कर दी, डिफेमेशन का एक सूट फाइल कर दिया राहुल गांधी पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन 2019 बीता, 20 बीता, बीजेपी भी भूल गई, कांग्रेस भी भूल गई इस मामले को, और पूरा मामला आप कह सकते हैं वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस साल 2023 में जब अडानी कांड सामने आया और राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी जी पर हमले शुरू किए, तो वो जो पुराना मामला था 2019 का, वो फिर से रिवाइव हुआ। और मज़ेदार बात ये देखिए, चौंकाने वाली बात ये देखिए कि आनन फानन में, यानी 23 मार्च 2023 को सूरत के एक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को सज़ा सुना दी, और सज़ा सुनाई 2 साल की मानहानि के मुकदमे में। 2 साल की इसलिए क्योंकि अगर किसी एमपी पर 2 साल की सज़ा है तो वो लोकसभा से बाहर किया जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो मकसद था कि अडानी पर अब ज़्यादा बोल ना पाए, बाहर करो, ऐसा राहुल गांधी भी मानते हैं। Because the Prime Minister is scared of my next speech. He is scared of the next speech that is going to come on Adani. अब राहुल गांधी के वकीलों को लगा कि तो बहुत छोटा सा मामला है, चोर को चोर कहना है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं एक दबाव हो सकता है मजिस्ट्रेट पे, हमें सेशन कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन 20 अप्रैल 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट ने भी मोहर लगा दी मजिस्ट्रेट की अदालत पे, यानी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली, उनको स्टे नहीं मिला सजा पे। और उसके बाद ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट का आज का जो फैसला था, आज जो फैसला आया, उसने फिर वही काम किया जो मजिस्ट्रेट ने किया, सेशन कोर्ट ने किया, वही काम हाई कोर्ट गुजरात ने किया। यानी समूचे गुजरात ने, जो जुडिशरी थी, उसने राहुल गांधी की सज़ा पर मोहर मारी और कोई राहत नहीं दी। अब दोस्तों ये मामला बहुत पुराना था, 2019 का था। ये मामला कई बरसों तक ठंडे बस्ते में रहा। फिर अचानक जब राहुल गांधी ने अडानी पे बोलना शुरू किया, अडानी के साथ मोदी को जोड़ा, उन्होंने लोकसभा के अंदर पोस्टर दिखा दिए मोदी जी और अडानी जी के, उसके बाद ये मामला अचानक रिवाइव क्यों हुआ? ये जो रहस्य की परतें, ये तो मैं टाइगर के साथ बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस जा रहा है, तो भक्तों के दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है, वो धड़कनें तेज़ क्यों हो रही हैं दूसरे खेमे की, अगर ये सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा है। उसकी जो मैं वजह है वो 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, चंद सेकंड लूँगा, और उसके बाद हम चलेंगे टाइगर के पास, और वहाँ दोनों मिलकर डिकोड करेंगे इस सबसे बड़े सवाल को। जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ लोग घबराते क्यों हैं? शायद उसकी एक वजह यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पीठ में एक रीढ़ की हड्डी है जो स्टील की है, स्टील बैकबोन कहते हैं, जल्दी झुकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरिट पर फैसला देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पवन खेड़ा को आसाम की पुलिस हवाई जहाज़ से उठा कर ले जा रही है तो हो सकता है जस्टिस चंद्रचूड़ हस्तक्षेप करें, लेकिन वही जस्टिस चंद्रचूड़ जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो राहत नहीं देते, मेरिट पर चीज़ों को देखते हैं। संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, मेरिट पर फैसला देते हैं, इसलिए लोग घबराते हैं, फेवरिज्म नहीं है। दूसरी चीज़, जस्टिस चंद्रचूड़ का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने से बड़े जज, उनके भी फैसले बदल दिए, उन्होंने अपने पिताजी के फैसले बदल दिए। वो सत्ता के आगे झुकते नहीं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, झुकते नहीं हैं, बेंड नहीं होते। और एक और बड़ा पॉइंट,
अब इसे इत्तेफाक कहिए, जो भी कहिए, संयोग कहिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने मेरिट पर कई ऐसे फैसले दिए जो मोदी सरकार को रास नहीं आए, मोदी सरकार के खिलाफ गए। मिसाल के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा कि भाई जो भर्ती का सिलसिला है ठीक नहीं है, इस भर्ती में आप अपोजिशन के नेता को भी शामिल करिए, चीफ जस्टिस को भी शामिल करिए। अब बड़ा झटका लगा मोदी जी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे अभी तक मनमाने तरीके से नियुक्तियां हो रही थी। बृजभूषण का ही मामला देख लीजिए, बृजभूषण बचते बचाते चले आ रहे थे, जैसे ही इनके यहाँ पिटीशन फाइल हुई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज हो गई। ये अलग बात है कि फैसला आया तो तब सुप्रीम कोर्ट बंद था। इसी तरह से महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी, सारा खेल हो रहा था, और तब महाराष्ट्र पर भी बड़ा सख्त फैसला आया। शायद उसी फैसले की वजह से मोदी जी को दोबारा एनसीपी तोड़नी पड़ी। ऐसे कई फैसले हैं जो मेरिट पर हैं, जो सरकार को रास नहीं आए। अब दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लूँगा। सवाल जो है, जो बड़ा सवाल है आज का, कि क्या राहुल गांधी को चोर कहने पर जो सज़ा मिली है वो सही है या गलत है? क्या मानहानि में 2 साल की सज़ा जस्टिफाइड है? और क्या इसका मकसद राहुल गांधी की राजनीति को ख़त्म करना था, उनको इलेक्शन से दूर रखना था 2024 में? क्या 2024 का फाइनल उन्हें नहीं खेलने देना था, इसलिए सारा खेल हुआ? क्या वाकई इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा? और क्या इस पर सरकार का दबाव है? क्या इस पर किसी सत्ता पक्ष का दबाव है? और क्या जस्टिस चंद्रचूड़ झुकेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकेगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट की भी अग्नि परीक्षा है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की भी अग्नि परीक्षा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इत्तेफाक से आज अशोक वानखेड़े टाइगर गुजरात में ही है, जहाँ पर आज फैसला है। तो हम सीधे गुजरात चलते हैं, अहमदाबाद चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं, टाइगर के पास, और इस सबसे बड़े सवाल की तह में जाते हैं। टाइगर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इस वक्त अहमदाबाद में ही हैं और अहमदाबाद में ही ये फैसला आज सुनाया गया है। इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो आज का फैसला है, उन्हें उम्मीद थी कि गुजरात में उनको इंसाफ नहीं मिलना है, चाहे वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, चाहे वो गुजरात का सेशन कोर्ट हो, चाहे वो गुजरात का हाई कोर्ट हो। राहुल गांधी को राहत नहीं मिलनी, इंसाफ नहीं मिलना है। ये अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज कहा, जिन्होंने ये केस लड़ा है सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। उनका ये भी कहना है, सिंघवी साहब का, कि इस केस को ऐसा बना दिया गया है मानहानि का, जैसे कोई डेथ पेनल्टी दी जा रही हो, और बहुत से ऐसे मसले जोड़ दिए गए हैं जिस पर बहस ही नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है, आप इस वक्त गुजरात में हैं, क्या वाकई वहां पर जो जज है, जो जुडिशरी है, उस पर प्रेशर है? क्या वहां कोई चंद्रचूड़ नहीं है गुजरात में? दुख के साथ कहना पड़ रहा है दीपक भाई कि यहां कोई चंद्रचूड़ नहीं है। यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं न्यायपालिका को प्रेशर मुक्त मानता हूं, मैं मीडिया को प्रेशर मुक्त मानता हूं। होना तो कार्यपालिका भी प्रेशर मुक्त हो चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने लेन देन होते हैं। गुजरात के कोर्ट के कई डिसीजंस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए फिर से नोटिस इशू किए हैं, चाहे लोगों का जेल से छूटना हो या बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ताज्जुब लगता है कि मानहानि के केस में देश ये जब से कानून लागू हुआ है 150 साल पहले से, अब तक सिर्फ 2 जगह पे पूर्ण रूप से सजा जितनी प्रावधान थी उतनी दी गई। कोई बात भी बहुत बड़ी नहीं थी। हाई कोर्ट से ये जजमेंट आएगा इसकी उम्मीद मुझे भी थी। मुझे भी इतना लग नहीं रहा था कि हाई कोर्ट कोई आउट ऑफ वे जाके सवाल पे, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मुझे बहुत ताज्जुब लगा। जनरली लोअर कोर्ट के सामने पूरा डिस्कस होता है, हाई कोर्ट के सामने वो पॉइंट्स हमेशा रखे जाते हैं कि जिसपे लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, और जो अपील करते हैं वो बताते हैं कि कौन से पॉइंट सुने अनसुने रह गए। लेकिन आज हाई कोर्ट ने डिसीजन देते समय कई बातों का रेफरेंस दिया, और रेफरेंस क्यों आया, और वो रेफरेंस ही बता देता है, रेखांकित करता है कि फिर कोर्ट अपने कहाँ जा रहे हैं। ये सभी आपको लगता है टाइगर, आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह के फैसले दिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से मोदी जो है इलेक्शन कमिश्नर बना रहे थे उस पर टिप्पणी कर दी, अडानी पे जांच शुरू कर दी, महाराष्ट्र पर भी बड़ा सख्त फैसला दिया,
चंद्रचूड़ के पास जब ये मामला आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी होगा? और क्या अब ये केस मंजिल पे पहुंचेगा अगर सुप्रीम कोर्ट आएगा? बिल्कुल मंजिल और पे क्या पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार दखलंदाजी कर सकती है क्योंकि उसने प्रेस्टीज इशू बना रखा है? दखलंदाजी पहले भी हुई है, कई बार हमने देखा है। और हम दखलंदाजी इसलिए मानते हैं कि उसके बाद प्रो होता है, उसके बाद आपको पता है कि ये डिसीजन देने पे आपको क्या होगा। कोई गवर्नर बनाया जाता है, कोई राज्यसभा मेंबर बन जाता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा मेंबर बने, ये तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोटोकॉल में भी कमजोरी लगती है। ये हालांकि वो उनका व्यक्तिगत फैसला, यदि वो बनना चाहते हैं तो। फिर लोग कहते हैं कि उनके राज्यसभा बनने से तब बोला गया था कि एक न्यायाधीश यदि राज्यसभा का मेंबर लेकिन बनता है चंद्रचूड़ को तो आप बहुत कैसे ज्यादा डिफरेंट contribute- मानते हैं? चंद्रचूड़ ने अभी तक किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए, खासकर महाराष्ट्र के फैसले पर, लोगों ने तो ये भी कहा कि चंद्रचूड़ ने सिर्फ बोला है, कुछ करते तो महाराष्ट्र की सरकार बेदखल हो जानी चाहिए थी। चंद्रचूड़ के लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान के फ्रेम में वो बात करते हैं। उन्होंने बात कही, उन्होंने 9 पॉइंट पे फैसला दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें से 1 पॉइंट उन्होंने ऊपर रेफर किया हायर बेंच को। वो तमाम शिवसेना से लेके तमाम जो पिटिशनर थे उन्होंने खुद कहा था कि ऊपर के बेंच पे जाना चाहिए, उन्होंने उनकी बात मानी। बाकी जगह पे उन्होंने बाकायदा बोला कि गवर्नर गलत थे, स्पीकर गलत थे, सब गलत थे। उन्होंने फिर से ओरिजिनल पार्टी क्या है इसकी परिभाषा की है। क्या अभी तक जो चंद्रचूड़ का जो स्टैंस रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह अभी तक अपने फैसले सुनाए, आपको लगता है कि एक आदमी अगर सिस्टम में ईमानदार आ जाए, एक आदमी मोदी के सिस्टम में रीढ़ की हड्डी वाला आ जाए, जिसके पीठ में बैकबोन हो, स्टील की बैकबोन हो, तो क्या फिर मोदी का सिस्टम झुकता है? क्या मोदी का सिस्टम फिर बिखरता है? क्या फिर साजिशें पकड़ी जाती हैं रंगे हाथ? क्या बिल्कुल आपको पकड़ी लगता है जाती कि ये मादा, क्या ये इस तरह की रीढ़ चंद्रचूड़ की है? चंद्रचूड़ की रीढ़ चंद्रचूड़ की मेरे कहने से नहीं है दीपक भाई। हर आदमी की रीढ़ जो है उसको साबित करनी होती है। यदि पत्रकारिता में लोग हमें कहते हैं कि पत्रकारिता हमने जिंदा रखी है, ये हमने साबित किया है, हम कभी झुके नहीं हैं, हमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। विपक्ष यदि गलती करता है तो उसको भी हम सामने आईना दिखाते हैं और सत्ता पक्ष को सवाल पूछना हमारा कर्तव्य समझते हैं। तो हमने रीढ़ की हड्डी हमारे पास है, इसलिए मैं सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे। पत्रकारिता में हमने रीढ़ की हड्डी है, ये साबित कर रहे हैं। चंद्रचूड़ जी ने ये साबित किया है अभी तक। मैंने इसीलिए कहा कि अभी के क्षण तक चंद्रचूड़ के ऊपर विश्वास है। यदि यह मामला क्या 2 साल की सजा का है, क्या 2 साल की सजा होनी चाहिए? क्या ये मामला, क्या मोदी मतलब ओबीसी है? क्या मोदी पारसी नहीं है? क्या मोदी मुसलमान नहीं है? क्या मोदी मारवाड़ी नहीं है? फिर एक मोदी ने कैसा तय कर लिया कि किसी मोदी को बोला तो उसने अपने ऊपर कैसा ले लिया? ऐसे कई चीजें हैं जो सामने लाते हैं। ये ओरिजिनल ही केस, इसमें कोई दमी नहीं था। लेकिन आज महात्मा गांधी लोगों के मतलब महात्मा गांधी के फोटो नोटों पे रहते हैं तो लोग बात करते हो समझते हो तू मेरे पास तो इतना सारा गांधी है, तेरे पास कितना है, तू तो भिखारी है। तो फिर ये बोलचाल की भाषा होती है। चुनावी जुमले होते हैं। प्रधानमंत्री यदि कहते हैं कि 15 लाख रुपए मैं जमा कर दूंगा हर एक अकाउंट में, बाद में वो चुनावी जुमला हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का हर भाषण चुनावी जुमला है। और यदि किसी ने भाषण दिया तो उसी भाषण के शब्दशः पकड़ के यदि आप कहते हो कि पूरे मोदी समाज का और पूरे देश के ओबीसी का अपमान हुआ, इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं है। व्यभिचारी लोग और आपके भ्रष्टाचारी लोग, हत्यारे लोग, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का गबन करते हैं, ये सारे लोग आपको चल जाते हैं राजनीति में। जी, एक और सवाल पे मैं आ रहा हूं। मैं एक और सवाल पे आ रहा हूं टाइगर। क्या नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को गाली नहीं दी? क्या नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी पार्टी को गाली नहीं दी बोल के कि वो भ्रष्ट है? आज उन्हीं को गले लगाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गए हैं? सवाल ये है कि आपने किस बात को कितना तूल दिया। बड़ा सिस्टमैटिकली काम होता है, ये बहुत ही सिस्टमैटिकली किया गया। मैं इसी सिस्टमैटिक पर आ रहा हूं। ये जो अगर हम मामला देखें, इसका पूरा अगर हम घटनाक्रम देखें तो ये मामला वैसे भी हाईकोर्ट को रिफर हो चुका था। ये जो मामला था मानहानि का, जिसकी जो याचिका करता थे वो बीजेपी के नेता थे और जो मोदी के बड़े करीब थे, जिन्होंने ये केस में पिटीशन फाइल करी। ये मामला ठंडे बस्ते में था। ये मामला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को स्टे इस पर हो गया था। लेकिन जब राहुल गांधी ने
गौतम अडानी के खिलाफ बम्बार्डमेंट शुरू किया, और जब राहुल गांधी ने अडानी के मामले में मोदी को घेरना शुरू किया, मोदी पर हमला किया पार्लियामेंट में, अचानक इस केस को तभी रिवाइव किया गया। और तभी जो नए जज आए उन्होंने एकदम आप कह सकते हैं 15-20 दिन के अंदर ऐतिहासिक सजा सुना दी चोर को चोर कहने पर। आपको क्या लगता है कि सारा खेल कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा खेल है, प्लानिंग थी कोई? ये सारा स्टेज मैनेज था। पहले उनको लगा कि ये जज साहब इसको यूं टरका देंगे तो ये हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आए। फिर जजों का मूवमेंट हुआ, दूसरा जज आ गया। उस जजों के मूवमेंट में नए जज आते से ही हाई कोर्ट से केस फिर लोअर कोर्ट में आया, स्टे खुद ही हटा दिया, और फिर जो चाहिए वो डिसीजन हुआ। उसके बाद में जिन्हें डिसीजन दिया उनको प्रमोशन भी हुआ। ये जो सीक्वेंस है ये मात्र संयोग नहीं, मुझे ये संयोग नहीं लगता। संयोग एक हो सकता है, संयोग दूसरा हो सकता है। लगातार 3-3 बातें संयोग की नहीं होती। ये स्टेज मैनेज्ड है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गिव एंड टेक का मामला है जी। एक चीज और टाइगर, अगर हम देखें, 2 केस देखें, 2 एमपी इसी संसद में, 2 एमपी, एक एमपी का नाम राहुल गांधी, दूसरे एमपी का नाम बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के एमपी, राहुल गांधी कांग्रेस के एमपी। राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी जो इस देश को छोड़कर भाग गए, करोड़ रुपया लेके भाग गए, उनको चोर कहा कि नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, ये बोला उन्होंने। और बृजभूषण जो है, उन्होंने अपनी जो बेटियां थी, जो पहलवान जो मेडल लेके आई थी, उन पर आरोप लगे कि इन्होंने इनके ऊपर हाथ डाला है, इनकी इज्जत पे हाथ डाला है, और बकायदा उस पर चार्जशीट भी फाइल हुई है। तो एक तरफ एक एमपी जो हमारी चैंपियन बेटियों के इज्जत पर हाथ डालता है, छेड़छाड़ करता है, एक बार नहीं 10 बार, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है। और दूसरी तरफ एक सांसद कांग्रेस का, वो कहता है कि भाई ये जो चोर हैं, ये जो मोदी चोर है, नीरव मोदी और ललित मोदी, इनको चोर कहता है। चोर कहने पर 2 साल की सजा, और बेटियों पर हाथ डालने पर कुछ भी नहीं, मुकदमा तक वापस हो गया एक में, जो पॉस्को का केस था, बयान बदल दिए गए। ये नरेंद्र मोदी का किस तरह का इंसाफ है? ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ नया मॉडल है इंसाफ का। मेरा व्याभिचारी भी है तो सदाचारी कहलाएगा, और आपका विपक्ष का सदाचारी भी व्याभिचारी के लाइन में खड़ा कर दूंगा। आपने कहा एफआईआर दर्ज हुई, मैं आपको याद दिलाऊं दीपक भाई, दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों के, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान ऊपर कर दिया, जब वो मेडल लेके आती है तो यही दिल्ली पुलिस की जवान उनको सिक्योरिटी देते हुए भीड़ से, जो उनका स्वागत करने वाली भीड़ है, उस भीड़ से बाहर निकलती है, उसे सैल्यूट करती है। इसी दिल्ली पुलिस ने उनको मारा, उस पर हाथ उठाया, उन बच्चियों पे। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। यह मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, यह है इनका बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान। इनके यहां एक मंत्री जिसका बेटा किसानों की हत्या करता है गाड़ी से रौंद कर, बेटा हत्या करता है, पिता वही गृह राज्य मंत्री बना रहता है। उससे तो अच्छा मोरालिटी का ग्राफ कांग्रेस में अच्छा था सर। कम से कम रेलवे मंत्री बंसल का भांजे पे आरोप लगे तो रेलवे मंत्री ने अपने भांजे के आरोप पे इस्तीफा हुआ। भांजे पे भ्रष्टाचार पे आरोप तो मामा ने इस्तीफा दिया। यहां बाप बेटा रगड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि पिता ने ऐसा भाषण नहीं दिया होता तो बेटा रगड़ता भी नहीं गाड़ी के नीचे किसानों को। उसके बावजूद उजले माथे से वो राज्य मंत्री बने पड़े हुए हैं। जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो पुलिस का सैल्यूट ले रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल मॉडल है, जिस मॉडल में संविधान, कानून, न्यायपालिका सब अपने जेब में रखने का दावा करता है। ये नया मॉडल आपको लगता है कि जो संस्थाएं हैं, आज मैं एक जज से बात कर रहा था और इत्तेफाक से वो गुजरात हाई कोर्ट में ही जज थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और जब मैंने उनसे फोन मिलाया, उनसे बात करी, तो जज साहब ने कहा कि दीपक जी मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक जज कह रहा है, और वो भी गुजरात हाई कोर्ट का जज कह रहा है जो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा, और मैं आपको फोन के कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूं जो उनसे मेरी बातचीत हुई,
उन्होंने कहा कि दीपक जी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा संस्थाएं मर चुकी हैं, बस चंद्रचूड़ जैसे कुछ लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो जिंदा हैं, यही बस गनीमत है इस देश में। इंस्टीट्यूशंस मर चुकी हैं, एक आध इंडिविजुअल बचे हैं। ये एक जज ने मुझसे कहा हाई कोर्ट के, और वो भी गुजरात में जो हाई कोर्ट के जज थे। इसीलिए दीपक भाई जनता सुन रही है। हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है वो। और वो जनता अशिक्षित हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं, उससे ज्यादा कोई सुलझा हुआ इंसान भी नहीं। यही कारण है कि कर्नाटक में जनता ने जब किसी ने कहा कि मुझे 90 गालियां दी जाती है, तो शायद जनता ने कहा कि वो सही है और उनको वापसी का रास्ता दिखा दिया। बजरंग बली का नाम लिया तो जनता ने कहा कि हमें मूर्ख मत बनाओ, हम जानते हैं बजरंग दल क्या है, और जनता ने वापसी का रास्ता बता दिया। यदि इनको लाओगे तो दंगे होंगे, तो भी जनता ने वापसी का रास्ता दिखा दिया। यदि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो स्टेट बर्बाद हो जाएगा। इस धमकी के बाद भी कर्नाटक की उस जाबाज जनता ने वापसी का रास्ता बता दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि डबल इंजन की सरकार मणिपुर कैसा जला रही है ये देख रही है जनता। जनता व्यभिचार और भ्रष्टाचार कैसा सरकार के छत्र छाया में चल रहा है ये जनता देख रही है। जनता संस्थाओं को रोंगते हुए, मतलब संस्थाओं का बलि चढ़ते हुए देख रही है। तो जनता ने कहा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे आपकी जगह। क्या आपको ये लगता है, आखिरी सवाल में, आखिरी सवाल मैं आपसे उस पर टिप्पणी चाहूंगा, अंतिम सवाल मेरा ये है, क्या आपको ये लगता है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके बहुत ही करीबी आदमी ने इस केस को फाइल किया, इसके पीछे मकसद ये था, इस पूरे प्लान के पीछे, कि राहुल गांधी को लोकसभा से उसकी छुट्टी करो, राहुल गांधी को 2 साल की सजा में फंसाओ, राहुल गांधी को जेल भेजो और राहुल गांधी की राजनीति खत्म कर दो? दो बातें हैं दीपक भाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो हिल गया। जो अभूतपूर्व समर्थन मिला उनसे उन्होंने आने वाली भविष्य में उनका क्या हश्र हो सकता है इसकी आहट उन्होंने ले ली। अब क्या कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था, ये जो सरकार है ये अपनी लाइन बड़ी नहीं करती, दूसरी की लाइन काटती है। तो उन्होंने राहुल गांधी जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद टूट पड़े जी अडानी इशू पे, उसके बाद उन्होंने ये ऑल ऑफ अ सडन एक महीने के डेवलपमेंट में राहुल गांधी तुरंत बाहर हो गए। बहरहाल मानहानि का जो मामला है, मानहानि डिफेमेशन, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मानहानि का जो मामला होता है वो सिविल सूट माना जाता है, उसमें फौजदारी के मामले नहीं चलते, क्योंकि मानहानि जो है, जी हाँ बिल्कुल, और मानहानि जैसे एक हल्के मामले पे जिस तरह से राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर किया गया, जिस तरह से राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक डर दिखाता है मोदी का, अमित शाह का, गुजरात लॉबी का। और दूसरी तरफ इस देश में लोअर कोर्ट भी हैं, इस देश में सेशन कोर्ट भी हैं, हाई कोर्ट भी हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। देखते हैं जनता क्या फैसला देती है। और बता दूं, आखिरी में एक बार और बता दूं, जब आदमी बोलना शुरू करता है कि मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि उसको डर लग रहा है। आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने बोला अपने उद्बोधन में, जो डर गया वो मोदी नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ रहा है कि जो डर गया वो मोदी नहीं हो सकता? ये तो स्थापित सत्य है कि आप निडर हो। जब किसी निडर को बार बार मैं नहीं डरता ये बोलना पड़ता है तो समझ जाना चाहिए कि वो डर के मारे थरथरा रहा है, थरथरा रहा है। चलिए टाइगर, आप आए और आपने आपको लगता है कि जो चंद्रचूड़ हैं, आखिर तक चंद्रचूड़ के पास ये मामला जाएगा, और चंद्रचूड़ आप कह रहे हैं कि उनको प्रूव नहीं करना कि चंद्रचूड़ की रीढ़ की हड्डी है। चंद्रचूड़ अगर अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं तो चंद्रचूड़ की भी अग्नि परीक्षा है, और देखते हैं चंद्रचूड़ ने अब तक के जो फैसले दिए इसमें वो क्या फैसला देते हैं। बहरहाल आप आए, आपने रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।